समानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता क्या है? आज की जो दोस्तों पूरी की पूरी क्लास होगी वो पूरी की पूरी क्लास समानुभूति, सहानुभूति और सहिष्णुता पर ही होगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2022-23 में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उस मुख्य परीक्षा में दो सब्जेक्टों में यदि देखा जाए तो एक तो जो सीरीज चल रही है वो भारतीय इतिहास की चल रही है, यानी इतिहास की चल रही है, जो कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट है, जो जनरल स्टडी है फर्स्ट पेपर है। और यदि हम चौथे पेपर की बात करें सामान्य अध्ययन 4, तो आज जो क्लास हो रही है जिसको अभी आप देख रहे हो, ये सामान्य अध्ययन 4 में एक क्लास है। यूनिट 2 में एक टॉपिक है जिसका नाम है समानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता, आधारभूत मूल्य योग्यताएं लोक सेवकों के लिए। उसी की आज हमको चर्चा करना है। इसके पहले की जो क्लास है इसी सीरीज के क्रम में यदि देखा जाए तो हमने क्रमशः चर्चा करी थी किस किस पर। जब अपन ने लास्ट क्लास को छोड़ा था तब अपन ने उसमें चर्चा कर ली थी निष्पक्षता पर, गैर असमर्थकवादिता पर, और एक और था वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। इन पर हमने चर्चा बहुत अच्छे से कर ली। और उसके पहले वाली जो क्लास थी उस पर हमने सत्यनिष्ठा पर अच्छे से चर्चा कर ली थी। आज समानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता, तीन चीजों पर हमको अच्छे से चर्चा करना है। चर्चा करने में हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं ताकि उत्तर लिखने में हमको समस्या ना आए। देखिए दोस्तों, ये जो योग्यताएं हैं, ये जो मूल्य हैं, देखने में लगभग एक जैसे समझ में आते हैं, पर ये एक जैसे नहीं है। इनमें बहुत ही ज्यादा बारीक अंतर होता है। उस बारीक अंतर को यदि हम समझ पाए अपने दिमाग में तो हम उसका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पर उसके लिए पहले क्या जरूरी है? समझ लेना। तो समझ लेंगे तभी उत्तर आएगा। एक और आपको सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप ये सोचते हैं मन में कि इनको रट के मैं काम कर लूंगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। वहां पर जब आप लिखेंगे प्रेशर होगा, दबाव होगा, तो कहीं का उत्तर कहीं पर आप लिखाएंगे, क्योंकि आपने रटा हुआ है तो कहीं की बात कहीं पर आ जाएगी। दूसरी बात, मैटर इतना बड़ा है कि रट तो आप पाएंगे ही नहीं, उसको समझना ही पड़ेगा। और समझने में जितने अच्छे से ये याद हो जाता है उतने अच्छे से रटने पर याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो योग्यताएं हैं अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी आपके अंदर हैं। आपको तो ये समझना है कि ये कौन कौन सी योग्यताएं हैं। जब आप इनको समझ जाते हैं, इनमें अंतर समझ जाते हैं, तो उसी को अपने अभिव्यक्ति की तौर पर किताब में लिख देते हैं या कॉपी में लिख देते हैं, उकेर देते हैं। बस यही होता है। तो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको कंसेप्ट से समझेंगे, खास तौर पर समानुभूति, सहानुभूति। सहिष्णुता जो होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है, पर सहिष्णुता का जो जन्म है एक तरीके से देखा जाए वो समानुभूति, सहानुभूति के आधार पर ही होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका आधार है सहिष्णुता। चलिए अब अपन चालू करते हैं। पहले विषय वस्तु पर नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और बिना पीडीएफ की क्लास का कोई मतलब नहीं। पीडीएफ मिल जाएगा तो जब मन पड़ेगा जब उसको आप पढ़ सकते हो। क्लास में तो आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इसको देखूं या नहीं देखूं। क्यों? इसलिए बन जाता है कि आप सोचोगे 1 घंटे की क्लास है, इतना कौन देखेगा, या फिर यदि देखने लगे तो मन लग जाएगा, है ना। इसीलिए तो पीडीएफ मिल जाता है तो दोहराने में बहुत आसानी होती है। ठीक, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप जाएंगे तो उससे जुड़ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं विषय वस्तु पर। तो एक है समानुभूति और एक है सहानुभूति और नीचे है सहिष्णुता। इन दोनों पर हमको चर्चा करना है। पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो समानुभूति, सहानुभूति, सहिष्णुता, तीन पे हम चर्चा करेंगे। एम्पैथी, सिंपैथी और टॉलरेंस। फिर आएगा तटस्थता, अनामिकता और अन्य आधारभूत मूल्य योग्यताएं। इसको हम करेंगे लास्ट वाले अपने क्लास में, यानी कि यूनिट 2 की जो लास्ट क्लास होगी इसमें हम इन तीन चीजों को देखेंगे। इनमें आपको दिखाई तो ये तीन दे रही हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी ये हो गए। ऐसा नहीं है। ये जो पांचवा वाला है इसमें बहुत सारी ऐसी योग्यताएं होंगी, पर उनके कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम समानुभूति और सहानुभूति को देखते हैं। समानुभूति और सहानुभूति। सहानुभूति, समानुभूति को इंग्लिश में कहा जाता है एम्पैथी। ठीक है, सहानुभूति को कहा जाता है सिंपैथी। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं, उस उदाहरण से आप समझ पाएंगे, फिर हम इनको आगे पढ़ते हैं। तीन दोस्त हैं आपस में, एक है ए, फिर है बी और ये है सी। लगभग इनकी उम्र देखी जाए तो ये किशोर अवस्था में है,
एक 24 साल का है, एक को 25 मान लीजिए, एक को 26 मान लीजिए। ठीक है, ये तीनों एक गांव से बिलोंग करते हैं और तीनों तैयारी करते हैं किसकी? पुलिस की। ये तीनों पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई भी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। किस्मत से तीनों जनों का अगर देखा जाए तो जो एग्जाम है वो निकल चुका है, यानी कि लिखित परीक्षा इनकी निकल गई है। अब इनका फिजिकल होना बाकी है। फिजिकल भी हो जाता है, मान लीजिए आज के ही दिन इनका फिजिकल हो जाता है। अब फिजिकल होने में होता क्या है, इसको आप समझने का प्रयास करना। फिजिकल होते में ये होता है कि ये जो बी है ना, इसने फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाया। बी जो था वो फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाया और दौड़ में रह गया, दौड़ में रह गया। दौड़ में रह जाता है। ठीक है, ये जो ए है इसकी परीक्षा भी फिजिकल की हुई नहीं है और ना ही सी की परीक्षा फिजिकल की हुई है। बी जो था उस वो दौड़ में रह गया। अब बी क्या होगा? दुखी होगा, जाहिर सी बात है। ये जो सी है, सी के साथ ऐसी घटना पहले 2 साल पहले हो चुकी है। 2 साल पहले इसी फिजिकल में सी बाहर हुआ था। 2 साल पहले इसी दौड़ में, यहां दौड़ लिख देता हूं समझने में आसानी होगी। 2 साल पहले दौड़ में ये रह गया था। ठीक है, अब समझिएगा, बी आ रहा है, काफी ज्यादा दुखी है, वो ए से भी मिला और सी से भी मिला। सी के संग में कंडीशन ये है कि सी 2 साल पहले दौड़ में रह गया। अब यहां पर कैसी स्थिति बन रही है, आप ये बताएं मेरे को कि ये जो बी व्यक्ति है इसकी बात को ज्यादा अच्छे से कौन समझ पाएगा, ये सी या ए? ए अभी तक दौड़ में गया ही नहीं है, पेपर इसने जरूर दिए हैं पर ये दौड़ में कभी नहीं गया। तो ए इसकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा बी को, कि सी इसकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा? अब आप लोगों को उत्तर जो आपके मन में आ रहा हो वो आ रहा होगा सी, क्योंकि सी इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि सी ने पहले पेपर दे रखा है, दौड़ भी दे रखी है और दौड़ में बेचारा अनक्वालिफाई भी हो गया था, दौड़ को नहीं निकाल पाया था। तो एग्जैक्ट जैसी उसकी मन की स्थिति है वो कौन समझ पा रहा है? वो कौन समझ पा रहा है? सी समझ पा रहा है। तो क्या ए नहीं समझेगा? ए भी समझेगा, ए भी उसकी स्थिति को समझेगा, पर उस लेवल पे नहीं समझ पाएगा जिस लेवल पे सी समझ रहा है। बस यही अंतर हो जाता है समानुभूति और सहानुभूति में। ठीक, कैसे हो गया अंतर अब समझिए। ये जो सी है ये उस चीज को समझ भी पा रहा है, महसूस भी कर पा रहा है, उसी स्थिति से गया है, तो इसके अंदर हो जाती है क्या? समानुभूति, समानुभूति। ठीक, और ए जो है, ए के अंदर पे क्या है? सिर्फ अकेले है सहानुभूति, सहानुभूति। ठीक है, अब आप लोग यहां से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हो गई सहानुभूति और ये हो गई समानुभूति। क्यों? क्योंकि सी ने उसकी स्थिति, मन की स्थिति को ठीक ठीक समझा है, क्योंकि सी उस स्थिति से खुद गुजरा हुआ है, पर ए उस स्थिति से नहीं गुजरा। तो ए भावनात्मक रूप से तो बी को समझ पा रहा है, पर वो स्थिति में नहीं गया तो उसको समझ नहीं पा रहा। समझने में और समझना, किसी चीज को हम जब समझते हैं और जानते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। तो ए अच्छे से उसको समझ नहीं पा रहा है। समझ कौन पा रहा है? समझ पा रहा है उसको सी। तो जब समझ की बात आ जाती है तो वो समानुभूति होती है। यहां पर मन स्थिति का खेल हो जाएगा। मन की स्थिति को एग्जिट वैसे के वैसे ही समझ लेना, तो मन स्थिति को समझ पा रहा है। ये क्या कर रहा है? ए इसके दुख को समझ रहा है, मतलब कि ए इसके दुख को देखकर जो दुखी हो रहा है, तो जो अपना दुख है उसको महसूस कर रहा है। तो यहां महसूस करने का जो भाव है वो सर्वप्रथम आ जाता है, महसूस करने का। और यहां पर क्या आ जाता है? यहां पर यदि देखा जाए तो समान तरीके से उसकी स्थिति को अपनी स्थिति में समझना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि समानुभूति में समझ विकसित होती है और इसमें महसूस किया जाता है, सामने वाले की स्थिति पे ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान तो देते हैं स्थिति पे, पर उस स्थिति को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो समानुभूति सहानुभूति से थोड़ी ऊंची स्थिति है। हम कह सकते हैं कि समानुभूति ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा गहरी होती है किसकी अपेक्षा? सहानुभूति की अपेक्षा, सहानुभूति की अपेक्षा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। अब हम दोनों की परिभाषाओं को देखते हैं। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या क्या परिभाषाएं बनेंगी। सबसे पहले आते हैं समानुभूति पर।
तो थोड़ा और ऊपर लिखता हूं ताकि यहाँ पर जगह बची रहे, आपको एक ही पीडीएफ में सब चीजें मिल जाएं। चलिए, सहानुभूति, ठीक, सहानुभूति। अब मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि ये दोनों की दोनों क्या हैं, योग्यताएं हैं, ठीक। अब सहानुभूति दरअसल एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसी योग्यता है जहां पर किसी व्यक्ति आएंगे इसमें, ठीक है, या इसमें जानवर भी आ सकते हैं, जानवर, या इसमें काल्पनिक चित्र भी आ सकते हैं। अभी समझाऊंगा ये काल्पनिक चित्र क्या होते हैं। काल्पनिक चित्र को देखकर, को देखकर, देखकर, अब समझिए, एक ऐसी योग्यता है जहां पर किसी व्यक्ति को, यानी मानव को देख रहा हो, या किसी जानवर को, मान लीजिए कोई जानवर है बेचारा कहीं फंसा हुआ पड़ा है, उसकी टांग टूट गई है, उसको देखकर, या फिर काल्पनिक चित्र। आप लोग टीवी वगैरह देखते हैं, मूवियां देखी होंगी जहां पर आप एकदम से भावुक हो जाते हैं, बॉर्डर फिल्म का लास्ट सीन हो गया, या धड़कन फिल्म का वो सीन जब सुनील शेट्टी को, जो नायिका है, उनके जो पिताजी हैं घर से धक्के मारकर बाहर कर देते हैं ना, उस समय भी आपके मन में एक सहानुभूति का भाव आने लगता है, किसके प्रति, सुनील शेट्टी के प्रति। तो आप उसकी स्थिति में शायद वैसे कभी नहीं रहे हो, आप उस सुनील शेट्टी की स्थिति में कभी नहीं रहे हो कि भैया आप भी ऐसे ही थे, आपकी भी कोई एक ऐसी नायिका रही होगी, फिर उसके पिताजी आ गए होंगे और पिताजी ने कहा होगा कि नहीं इतने पैसे कमाओगे, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी लड़की से शादी कर लो, है ना, इस तरीके की हो। पर लेकिन आप चूंकि सुनील शेट्टी के दुख से दुखी हैं, दुख से दुखी है ना उसके कि यार इसको दुख है, दुख, पर आप उस स्थिति में नहीं रहे। तो यही होता है एक तरीके से काल्पनिक चित्र। क्या होता है काल्पनिक चित्र, अब समझना, काल्पनिक चित्र दोनों की ही परिभाषाओं में आते हैं, किसमें, समानुभूति में भी आएगा और सहानुभूति में भी आएगा। तो हम अभी सहानुभूति को देख रहे हैं। तो काल्पनिक चित्र को देखकर एक ऐसी योग्यता है जहां पर किसी व्यक्ति, जानवर या काल्पनिक चित्रों को देखकर महसूस करने की बात, यही योग्यता क्या कहलाती है, सहानुभूति। क्या करना, महसूस करना, महसूस करना। अब इसमें महसूस जब हम करते हैं तो खास तौर पर क्या होता है दोस्तों, दुख होता है। इसमें ये कभी कभी घृणा के रूप में भी होती है, कैसे होती है भी अपन देखेंगे, ये करुणा के रूप में भी होती है। इसमें मुख्यतः क्या क्या होगा, दुख होगा, घृणा होगा, करुणा होगी, इस तरीके के भाव इसमें आएंगे। कैसे, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, आपने उसको देखा कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, आप उसके पास में गए, आपने देखा कि यार ये बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर का कोई बेचारा मरीज है, खूब परेशान है, आपने उसको देखा और आपके मन में लगा कि अरे यार भगवान इसके संग ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो भाव आ रहा है आपके मन में, महसूस आप कर रहे हैं, ये जो बात है महसूस करने वाली, उसके दुख, समझना पूरी बात को, उसके दुख को देखा और फिर आपको उसके दुख को देखकर खुद भी दुख हुआ, खुद भी आप उस दुख को महसूस कर पा रहे हैं, स्थिति को नहीं, यहां आप उसकी स्थिति को एग्जैक्ट महसूस नहीं कर रहे, उसके दुख से आपके मन में एक दुख हो रहा है, आप उस दुख को महसूस कर रहे हो, यही सहानुभूति है। तो ये व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, ये जानवर के प्रति भी हो सकती है, और काल्पनिक चित्र यानी टीवी वगैरह में आप लोगों ने देख लिया, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया धड़कन का दिया, बॉर्डर फिल्म का आप उदाहरण ले लो, या फिर बहुत सारी ऐसी मूवी हैं या कोई ऐसे नाटक हैं उनका आप उदाहरण ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो आप उनको देखकर भी मन में आपके दुख का एक भाव आ जाता है। तो ये हो जाता है क्या, सहानुभूति। यहां पर क्या क्या प्रमुख होता है, दुख होती है, घृणा होती है, करुणा होता है, ठीक। अभी हम इनमें अंतर देखेंगे, अभी मैं इनकी परिभाषा पे आ रहे हैं, अंतर अपन दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरी स्लाइड में। तो ये तो हो गया सहानुभूति। अब भैया समानुभूति, इसकी क्या परिभाषा बनेगी, समानुभूति। अब देखिए यह भी एक योग्यता है, यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी
योग्यता है जहां पर किसी व्यक्ति के साथ में जानवर भी आ सकता है, जानवर, या इसके साथ में काल्पनिक चित्र भी आ सकते हैं, काल्पनिक चित्र को देखकर एक ऐसी योग्यता है जहां किसी व्यक्ति, जानवर, काल्पनिक चित्र को देखकर समझने की बात हो, तो हम कहेंगे कि भैया समानुभूति है। क्या है? समानुभूति, यानी एम्पैथी है। और यहां पर क्या था? सिंपैथी था। अब यहां पर क्या होगा? जब हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, जानवर को देखेंगे, काल्पनिक चित्र को देखेंगे, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को देखा, अब वो व्यक्ति कैंसर का ही मरीज है। अब कैंसर का मरीज है तो मान लीजिए आपको पहले कभी कैंसर रहा हो, तो आप उसकी स्थिति को ठीक वैसे के वैसे समझ लेंगे। चलिए यहां पर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सामने व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। चूंकि एक बार एक्सीडेंट आपका भी हुआ था तो आपका हाथ टूट गया था। जब आपका हाथ टूट गया था तो आज ऐसी ही कंडीशन, इसके साथ में इसका हाथ और पांव दोनों टूट चुके हैं। तो जब आपने उसके हाथ पांव टूटे हुए देखे तो आप उसके पास में गए, तो जो आपके दिमाग में आया, जब आपने उसको समझने की बात करी, तो समझने में हम क्या देखते हैं? ठीक उसकी स्थिति और आपके मन की स्थिति एक हो गई, यानी आप उस दर्द को भी महसूस कर रहे हो जो उसको इस समय हो रहा है। दुख तो महसूस करोगे, वो एक अलग बात है, पर आप सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसकी स्थिति, जो उस समय उसकी स्थिति है, उसको आपने खुद भी महसूस किया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब हम समानुभूति की बात करते हैं, समान, एकदम समान, तो उसमें स्व और पर का अंतर मिट जाता है। स्व और पर मतलब खुद का और सामने वाले का, इनका अंतर मिट जाएगा। क्या मिट जाएगा? अंतर मिट जाएगा। स्व पर, मैं और तुम का अंतर ही समाप्त हो जाता है, किंतु सहानुभूति में मैं और तुम का जो अंतर है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि वो उसकी स्थिति को नहीं समझ रहा ना, दुख को देखकर स्वयं दुखी हो रहा है और अपने ही दुख को वो महसूस कर रहा है। पर यहां पर उसकी स्थिति को देख लिया, स्थिति को समझ लिया, क्योंकि उसके साथ भी पहले ये घटना हो चुकी है। अब मैं ये बार बार कह रहा हूं कि उसके साथ ये घटना हो चुकी है, लेकिन यदि इसको विकसित किया जाए, क्योंकि ये योग्यताएं हैं तो विकसित भी की जाएंगी, तो यदि इन योग्यताओं को विकसित किया जाए तो ये आवश्यक नहीं होता कि वो घटना आपके साथ भी घटी हुई हो। उसको विकसित करने में ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाले को देखकर बहुत ज्यादा कल्पनाएं कर समझ कर, बिल्कुल वैसे ही कल्पनाओं में उतरकर सामने वाले की स्थिति को भी उसी तरीके से कर सकते हैं, मतलब अपनी मन की स्थिति को जैसी उसकी मन की स्थिति है। तो समानुभूति यहां तक भी है। ठीक है, तो समानुभूति में हमने क्या देखा कि स्व और पर का अंतर मिट जाएगा, किंतु सहानुभूति में स्व और पर का अंतर बाकायदा बना रहता है। तो क्या क्या अंतर होगा इनमें? एक तो स्व पर का अंतर हो गया, दूसरी बात में ये दुख, घृणा, करुणा में आएगी, किंतु ये मन की स्थिति में है। सामने वाले की कैसी मन की स्थिति है, ये प्रेम के भाव में भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप कोई एक व्यक्ति हैं, अभी इस समय पर आप हैं, तो आपको 2 से 3 साल पहले किसी कोई एक लड़की थी, उससे प्रेम रहा या प्रेम हुआ। अब आपका ही कोई एक दोस्त है, उसके साथ भी यही घटना घट गई, उसको भी भैया प्रेम हो गया है। तो चूंकि भले आज आपका ब्रेकअप हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, आपकी नायिका आपको छोड़कर चली गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पहली बार हुआ था, जो पहली आपकी यादें नहीं होंगी, उन यादों को वो व्यक्ति महसूस कर रहा है, तो आप उसको देखकर खुद भी समानुभूति का, एक दूसरे में देखा जाए तो आप समानुभूति यहां पर एकदम फिट बैठेगी। कैसे बैठ रही है फिट? कि आप भी उसी चीज का अनुभव कर रहे हैं, जिस चीज का अनुभव आपने बहुत पहले किया था, और आज आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति भी सामने वाला कर पा रहा है, आप उस स्थिति से गुजरे हुए हैं। ठीक, तो ये प्रेम में भी हो सकता है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण ऐसा है, आज आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में आज आपका रिजल्ट आ गया, आपने स्कूल में टॉप कर लिया। अब चूंकि आपने टॉप कर लिया और एक बार आपके पिताजी ने भी टॉप कर रखा था, तो आज आपके अंदर की जो खुशी है वो आपके पिताजी भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने भी एक बार पहले कभी टॉप किया था स्कूल में।
आपकी जो मन की स्थिति है उसी मन की स्थिति को आपके पिताजी भी समझ पा रहे हैं। ये समानुभूति है। तो यहां पर समझने की बात आ रही है, ठीक है। और सहानुभूति में महसूस करने की बात आती है। महसूस कैसे करेंगे कि हम उसके दुख को देखा और दुख को देखने के बाद में मैं भी दुखी हो गया, क्योंकि वो दुखी है तो मैं उस दुख को अपने अंदर लेके माने अपने ही दुख को महसूस कर रहा हूं, पर स्थिति से वाकिफ नहीं हूं एकदम। किसी इंसान को गोली लगी, अब उस इंसान को गोली लगी तो आप उसके पास में जाके सहानुभूति को व्यक्त कर सकते हैं। आप सोचेंगे भाई दुखी है तो यार मैं भी दुखी हो रहा हूं, लेकिन क्या आपको कभी गोली लगी है? जब आपने कभी गोली खाई ही नहीं है, आपको कभी गोली नहीं लगी, बंदूक की गोली की बात कर रहा हूं, तो जब आपको लगी नहीं है तो आप उस स्थिति में आ ही नहीं सकते एडजस्ट। आप ये नहीं कर सकते कि यार जब गोली गलेगी तो ऐसा लगेगा कि गरम गरम कुछ अंदर चला गया, अब दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर तो दर्द कम होगा, सुबह फिर दर्द होगा उठने के बाद में। ऐसा आप महसूस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सहानुभूति और समानुभूति में एक दूसरे में डिफरेंस जो अंतर है वो अपन समझ पाए होंगे। चलिए अब इनके थोड़े घटकों में और अंदर देख लें कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि एक जो पक्ष है वो तो मन की स्थिति पे है, यानी हंसी में भी है, घृणा में भी है, क्रोध में भी हो सकता है। मैंने समानुभूति सभी प्रकार से हो सकती है, लेकिन सहानुभूति खाली दुख में ही होगी, घृणा में होगी, करुणा में होगी। इसके कुछ पक्ष हैं, उनको अगर अपन ध्यान में देखेंगे तो ये जो क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपन इन दोनों में अंतर को देख लेते हैं, क्या क्या है ना। इनको अंतर में देखने के लिए दोनों को अपन लिख लेते हैं। चलिए एक जगह पे अपन लिखते हैं समानुभूति, ठीक है, और एक जगह पर लिखते हैं सहानुभूति। सहानुभूति। चलिए सबसे पहले समानुभूति को देखते हैं। समानुभूति में यदि हम इनके अवयव या घटकों की बात करें, चूंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो योग्यता है ना, मनोवृत्ति है, तो इसमें भी 3 घटक होंगे। कैसे घटक होंगे इनको देखते हैं। ये घटक अपन लोगों ने कहां पढ़े थे? मनोवृत्ति में घटक पढ़े थे। देखिए एक होता है संज्ञानात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक, ठीक है। एक होता है भावनात्मक घटक, भावनात्मक घटक। एक होता है व्यवहारात्मक, जिसको हम करुणात्मक भी कह देते हैं, यहां करुणात्मक शब्द ज्यादा सही होगा, करुणात्मक घटक। अब इनकी परिभाषाएं तो आप लोगों को मालूम ही है, शुरुआत में अपन ने इनकी चर्चा कर ली थी। बेसिकली देखा जाए तो जो संज्ञानात्मक है, इसका मतलब संज्ञा, सम धन ज्ञान, मतलब कि यदि सम को हम हटा दें तो ज्ञानात्मक, ज्ञान से संबंधित, मतलब यहां पर समझना प्रमुख होता है। क्या होता है? समझना या जानना, ठीक। भावनात्मक में क्या होता है? भावनात्मक में अगर देखा जाए तो महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या? महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। करुणात्मक घटक में अगर देखा जाए तो इसमें फिर व्यवहार की बात आ जाती है, अभिव्यक्त करना एक तरीके से आ जाता है। क्या हो जाता है? अभिव्यक्त करना, ठीक है। अब हम उदाहरण उठाएंगे और उदाहरण से समझेंगे क्या होता है। जब हमने देखा कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि कहीं ना कहीं चोटिल हो चुका है, सड़क पर पड़ा हुआ है, बेचारा तड़प रहा है, तो जब आपने उसको देखा तो आपके सबसे पहले बात संज्ञान में आई। संज्ञान में आई तो भैया आपने उसको समझा और जाना, तो ये आप उसकी स्थिति का, पूरे मन स्थिति का अंदाजा एक तरीके से लगा लेंगे अंदाजा। तो जैसे ही आपने उसकी पूरी मन स्थिति का अंदाजा लगाया कि भैया गिरा हुआ है, परेशान है, क्यों? क्योंकि एक बार आप भी पहले गिर चुके थे और आपको भी ऐसी लग गई थी, तो उसको जो दर्द हो रहा था उस दर्द को आपने महसूस किया, जाना और एक तरीके से समझा, है ना। मतलब समझा, पहले आपने उसके दर्द को समझा, उसकी स्थिति जैसी जैसी थी उसी तरीके से आप समझ गए। तो ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जब आप पहुंचे तो आपने उसको महसूस भी किया। देखिए समानुभूति में बेसिकली मतलब किससे होता है? समझने से या जानने से होता है। हो सकता है दूसरी कंडीशन नहीं हो आपके साथ में, आप सिर्फ समझ पाए हैं उसकी स्थिति को, उसके दर्द को, क्योंकि आपको भी एक बार हो चुका है। पर हो सकता है आप जो है उसको महसूस नहीं कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे आप उसको महसूस, उतना ज्यादा नहीं आया, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आप सीधे निकल गए। पर संज्ञानात्मक तो उसमें होगा, लेकिन हो सकता है आ गया तो आपने महसूस किया। अब महसूस कर लेने के बाद में जो तीसरी स्थिति बनती है वो ये बनती है कि भैया आपके मन में आया यार इसकी मदद कर दी जाए, इसको चुपचाप अस्पताल पहुंचा दिया जाए, ताकि यार ये जितना जैसा भी इसके साथ में है सही हो जाए, क्योंकि यार मुझे भी एक किसी ने पहले अस्पताल पहुंचाया था। तो ये व्यवहारात्मक आ जाता है, यानी उसकी अभिव्यक्ति आ जाती है, आपके मन में एक भाव आ रहा है कि यार इसकी मदद कर दी जाए। तो तीनों भाव आ गए।
एक महसूस करने की बात है, एक समझने की बात है, और तीसरा उसकी मदद कर देने की बात है। तो ये तीनों के तीनों भाव समानुभूति में आ जाते हैं। लेकिन मुख्यतः इसका जो मतलब होता है वो पहले से होता है समझना या जानना, क्योंकि स्थितियां अलग अलग होती हैं। मान लीजिए आप शासन प्रशासन में हैं, तो जब शासन प्रशासन में है तो आपने पहले समझा, जाना, फिर आपने उस सामने वाले को महसूस भी कर लिया महसूस। और आप यहां पर क्या महसूस करते हो? सामने वाले की पूरी स्थिति को महसूस कर रहे हो। उसके दुख को देखकर खुद दुख होकर और उस दुख को महसूस नहीं कर रहे, आप उसकी स्थिति को महसूस कर रहे हो, उसके बाद उसके दुख को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आपने यहां पर समझ लिया और उसके बाद में व्यवहारिक रूप में आपने उसकी मदद भी कर दी। तो ये समानुभूति होती है। और समानुभूति में मुख्यतः ये 3 लक्षण होते हैं, पर पहला लक्षण तो इसमें हमेशा ही होगा, हो सकता है दूसरा लक्षण नहीं भी हो, तीसरा लक्षण नहीं भी हो। शासन प्रशासन में आपने मदद कर दिया, लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर समानुभूति तो आ गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि यार ये खिलाफ है, हम इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसा तो है ही नहीं, कागजी कार्रवाई में है ही नहीं, हम इसके संग कैसे कर दें, नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो हो सकता है आप महसूस भी कर रहे हो, लेकिन जो तीसरा पक्ष है करुणात्मक वाला, व्यवहारात्मक वाला, इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, आप नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। ठीक, तो समानुभूति में पहला पक्ष तो हमेशा ही होगा, दूसरा भी होगा, फिर तीसरा भी होगा कंडीशन के हिसाब से। सहानुभूति में क्या होता है? जब हम किसकी बात करेंगे? सहानुभूति की, यानी कि सिंपैथी की। सिंपैथी की, अब इसमें क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। तो परिभाषा के अनुसार पीछे आइए। परिभाषा के अनुसार हमने देखा था कि समझने की प्रवृत्ति जहां संज्ञानात्मक आ रहा था तो समानुभूति थी, यहां तो महसूस करने की ही प्रवृत्ति है, पहले महसूस ही करना है। भैया देख लो, अब यहां पर सहानुभूति में ये वाला पक्ष नहीं होता, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष इसमें नहीं होता, संज्ञानात्मक पक्ष जो है वो नहीं होता। ठीक है, अब जब संज्ञानात्मक पक्ष इसमें नहीं होता तो ये भावनात्मक पक्ष से ही शुरू होती है, भावनात्मक पक्ष से ही शुरू होती है। किसी को देखा, वो दुखी था, आप भी दुखी हो गए, तो ये सीधा भाव के रूप में आ गया ना। और इसमें ये वाला पक्ष भी होता है जिसको हम बोलते हैं करुणात्मक, करुणात्मक। तो हो सकता है आपके मन में भाव आ जाए कि चलो यार इस बंदे की मदद कर दी जाए। आप जा रहे हैं साइकिल से, आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपको देखा कोई, आपने गरीब बच्चा देखा, अब उसको देखते ही साथ आपने देखा उसके कपड़े फटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने बहुत दिनों से खाना ही नहीं खा रखा हो, तो आपके मन में ऐसा आया कि यार चलो यार इसकी कोई मदद कर देनी चाहिए पहले। लेकिन उसके पहले तो भाव आया, तो जैसे ही भाव आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसकी मदद करूं, सुनिएगा, जैसे ही भाव आया आप चाहते हैं इसकी मदद करूं, लेकिन इतने में जो आपका जो सिग्नल था वो ग्रीन हो जाता है, आप निकल जाते हो आगे। तो आप जैसे ही आगे निकल जाओगे तो भाव भी आपके दिमाग से पूरा चला जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा कि यार कोई मुझे गरीब कहीं पर मिला था। हो सकता है दूसरे दिन वो फिर मिले, भाव आपके अंदर आया, लेकिन वो व्यक्ति आपके पास में जब तक आता ग्रीन लाइट हो गई और आप निकल गए। तो यहां पर क्या आ गया था? भाव आ गया था, उसके दुख से आपके मन के अंदर एक दुख आ गया था, तो भावनात्मक, ये भावनात्मक से ही शुरू होता है। तो इसमें भावनात्मक पक्ष भी होगा, करुणात्मक। हो सकता है आप मदद कर दो, पास में आ गया आपके तो आप मदद भी कर दोगे, हो सकता है नहीं भी करोगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया इसका करुणात्मक। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो हमने क्या देख लिया यहां पे, क्या क्या निकल के आया कि भावनात्मक और करुणात्मक दोनों के दोनों सहानुभूति में होते हैं, किंतु यहां संज्ञानात्मक पक्ष नहीं होता। मैं इसको लाल से कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज में नहीं हो। ये पहला वाला पक्ष नहीं होता, यानी जानना समझना, ये इसमें नहीं होता है। ये कट्टिस का निशान लगा है। ठीक, अब देखिए क्रॉस है। चलिए, इसमें तीनों भाव होंगे, तीनों भाव होंगे। अब इसमें चूंकि तीनों भाव हैं और इसमें दो ही भाव हैं, तो एक तो अंतर ये हो गया। अब एक अंतर को और देख लेते हैं जो मैंने अभी बताया था आपके लिए कि जो समानुभूति है इसमें मैं और तुम का अंतर मिटेगा। इसमें मैं और तुम, यानी कि एक तरीके से स्व और पर, स्व और पर, इनका अंतर मिट जाएगा। वैसी की वैसी स्थिति, उसकी भी वैसी है, मेरी भी वैसी है, या मेरी पहले कभी ऐसी हुई थी तो आज उसको देखकर मेरी भी स्थिति ऐसी ही हो रही है। तो ये मैं और तुम, स्व और पर का अंतर मिट जाएगा। सहानुभूति में मैं ही रहेगा और तुम ही रहोगे, ये मिटते नहीं है, यानी स्व और पर बराबर बने रहते हैं दोनों में। तो ये दो अंतर हो गए दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण अंतर है। यदि आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। समानुभूति में समान तरीके की अनुभूति की जाएगी, सहानुभूति में दूसरे के दुख को देखकर दुखी तो हुआ जाएगा,
किंतु वो दुख हमारा खुद का अपना ही है, उसको तो हम देख रहे हैं, उसके कारण जो हमें ऐसा लग रहा है दुख है, उस स्थिति के कारण दुख नहीं है। उस स्थिति के कारण दुख तो समानुभूति में है। इसलिए समानुभूति में हम खास तौर पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दो हो गए, एक ये हो गया अंतर, ये दूसरा हो गया। तीसरा अंतर और देखेंगे और उसके बाद में हम इसकी जो किताबी लैंग्वेज है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरे में यदि देखा जाए तो तीसरे में है मनः स्थिति। मनः स्थिति, इसमें मनः स्थिति शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी पूरी की पूरी मन स्थिति हमारी जैसी मन स्थिति हो जाती है। तो इसमें मनः स्थिति का प्रयोग किया जाएगा। इसमें मनः स्थिति का प्रयोग नहीं किया जाता। सामने वाले के हम दुख को देखेंगे, करुणा को देखेंगे, तो इसमें दुख और करुणा का भाव प्रधान रहता है, भाव प्रधान रहता है। और इसमें मन स्थिति का भाव प्रधान है। तो मन स्थिति कैसी भी हो सकती है भैया, यहां तो बहुत सारी चीजें होंगी। सुख हो सकता है, दुख भी हो सकता है, विषाद हो सकता है, कलेश हो सकता है। कलेश का उदाहरण ले लें एक, चलिए कलेश का उदाहरण ले लेते हैं। होता क्या है, पति पत्नी है, दो पति पत्नी है, आपस में दंपत्ति जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। 2 साल पहले इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुआ करती थी, एक दूसरे की बात को नहीं मानते थे, बिल्कुल लड़ाई हुआ करती थी। अब ऐसे ही एक नया व्यक्ति आया हुआ है जो बगल में है, इन दोनों के बीच में भी वैसी ही लड़ाई रोज देखने को मिलती है। तो दरअसल लड़ाई का जो मेन कारण है वो है उनकी पत्नी। पत्नी इसलिए है कि वो हर काम में मुंह चला देती है, या किसी भी काम में अपने आप को ज्यादा एक्सपर्ट समझती है, सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। पति जो है वो बेचारा थोड़ा ठीक है, वो ज्यादा इन पे ध्यान देता नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। चलिए यहां से आप ज्यादा समझ पाएंगे। ये ए बी, ठीक है, पी क्यू, ए और बी, इन लोगों के बीच में पहले लड़ाइयां हुआ करती थी, लगभग हो गया 2 साल, ठीक है। और ये जो पी और क्यू है, ये नए नए अभी शादी करके आए हुए हैं, नए नए शादी करके आए हुए हैं, ठीक है, ये शादी करके आए हुए हैं नए नए। तो अब पी और क्यू और ए और बी, इन दोनों में यदि देखा जाए तो ए जो है वो पुरुष है और पी यहाँ पुरुष है। ए और पी दोनों यदि पुरुष हैं तो जाहिर सी बात है बी और क्यू दोनों ही महिला होंगी। इनको आप लोग समझ गए होंगे, ये भी महिला है और ये भी महिला है। अब देखिए इनके जो दाम्पत्य जीवन है वो किस तरीके का है। दोनों बगल बगल में रहते हैं। ए और बी, इन दोनों में यदि देखा जाए तो आपस में लड़ाइयां होती थी, पर पहले होती थी। तो ए जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं बी से परेशान था, अपनी पत्नी से परेशान था, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे के साथ में रहने की आदत डाल ली, सहनशीलता को डाल लिया, समझ लिया। पर पी और क्यू ये दोनों ही ईगो वाले हैं, दोनों लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, सोचते हैं मैं इससे जीत जाऊं, ये मुझसे जीत जाए, तो दोनों ही आपस में लड़ते हैं। तो अब ये क्या है, ये जो स्थिति बन रही है ये कलेश की स्थिति है। क्या है, कलेश की स्थिति है। तो जब ये कलेश की स्थिति है तो इसको देखकर ए और बी दोनों ही समानुभूति से रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी ने भी पहले कभी इन घटनाओं को देखा है, चूंकि आज एक दूसरे को समझने लगे तो अच्छे से रहने लगे। लेकिन ये जो पी और क्यू हैं, ये दोनों एक दूसरे को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस स्थिति से ए और बी पहले से गिर चुके हैं, पहले से गुजरे हुए हैं। तो ए और बी को भी अच्छे से पता है कि पी और क्यू किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो यही मन स्थिति है। इस मन स्थिति में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है ए और बी और पी और क्यू में देखा जाए तो ये दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पी और क्यू, है ना। हम रिवर्स कर देते हैं कंडीशन को, पी और क्यू बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ए और बी अगर देखा जाए तो इनका आपस में तलाक चल रहा है, मतलब तलाक की बात चल रही है, कुछ समय के बाद तलाक हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ही इनको देखकर समानुभूति को महसूस कर सकते हैं कि यार पी और क्यू जिस तरीके से अभी रह रहे हैं अच्छे से, ऐसे यार हम भी तो पहले कभी रहा करते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि यार तलाक तक की नौबत आ गई। तो हमने दोनों को देख लिया, कलेश को भी देख लिया और विवाद को भी देख लिया। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं कि मन स्थिति कैसी भी हो सकती है, तो वो समानुभूति है। और ये जो सहानुभूति होती है, ये सहानुभूति दुख करुणा इन्हीं के समय पर आती है। चलिए अब एक अंतर को और देख लेते हैं। चलिए अंतर इसके अब पर्याप्त हो चुके हैं, अब अंतर को नहीं देखेंगे अपन। अब इसके बाद में और जो अंतर है वो अंतर अपन को देखेंगे जब अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक। देखिए समानुभूति व्यक्ति की, अब यहां से जो अपन को लिखना है वो आंसर है, व्यक्ति की वह गहरी संवेगात्मक समझ व क्षमता है समानुभूति, जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर इसकी गहनता को महसूस करता है। समानुभूति प्रभावपूर्ण संवाद में बाधक जैसी अनेक कठिनाइयों को दूर कर सकती है। क्या होता है कि मान लीजिए आप एक अच्छी जगह पर रहे हैं, आप जहां रहे हैं आपका जो परिवेश था वो काफी ज्यादा उच्च वर्ग का था, अच्छी जगह पे थे, और आपने सिलेक्शन ले लिया।
सिलेक्शन ले लेने के बाद में आपको एक ऐसा क्षेत्र दे दिया गया जहां पर ऐसी बस्ती है जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, विकास बहुत ही कम हुआ है, आप इतना उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो आप उनसे सहानुभूति तो रख लेंगे, आप उनके दुख को देखकर दुखी तो हो सकते हैं, पर आप उनकी एग्जैक्ट जो स्थिति है उसको नहीं समझ सकते। उस स्थिति से समझने के लिए आपको उसी स्थिति में जाना भी पड़ेगा। जाने का मतलब या तो आप उससे निकल के आओ, जाओगे तो है नहीं, पर या तो उस स्थिति को समझो, उनके पास में रहो, समझो कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, रोज जीवन में इनके कितने कितने संघर्ष आ रहे हैं, कितने संघर्षों से ये लोग शाम को अपना जो खाना है उसको जुटा पाते हैं, अपने बच्चों की फीस भर पाते हैं, इन सब करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। उस चीज को समझने के लिए आपको वहां पर रुकना भी पड़ेगा। जब आप वहां रुकोगे तब आप समझोगे, तब समझा जाएगा कि समानुभूति का आपका विकास हो गया। सहानुभूति में खाली आप समझ गए थे, तो सहानुभूति से समानुभूति ऊंची एक कंडीशन है। तो एक अंतर को यहां पर और लिख लीजिए। देखिए, सहानुभूति जो होती है, एक अंतर और समझिए, सहानुभूति गहरी अवस्था है, गहरी अवस्था है, लेकिन समानुभूति, ये पांचवा है, ठीक है, यहां से 5 लिख दिया मैंने, ये 5, लेकिन समानुभूति समानुभूति सहानुभूति से भी गहरी इच्छा है, ये भी है, सहानुभूति से भी गहरी है, क्योंकि इसमें तीनों बातें आ गई ना, इसमें समझना भी है, इसमें जानना भी है, उस स्थिति से स्वयं भी गुजरे हुए हैं, तो ये ज्यादा गहरा हो गया। तो समानुभूति सहानुभूति से ज्यादा गहरी है, और जो सहानुभूति है ये खाली गहरी है, गहरी दोनों ही है, ठीक है। तो एक अंतर ये भी हो गया। अब देखिए, अब क्या दूर कर सकती है, यहां तक पढ़ लिया था। अर्थात किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति या अन्य प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र, मैंने बोला था ना काल्पनिक चरित्र या काल्पनिक चित्र की मानस स्थिति को सटीक रूप से समझने की क्षमता समानुभूति कहलाती है। मान लीजिए आप कोई पिक्चर को देख रहे हैं, उस पिक्चर में कोई ऐसी घटना घटी कि वो घटना आपके साथ भी कभी पहले घट चुकी थी, है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई आपने ऐसा चित्र देखा जहां पर आप ये देख रहे हैं कि किसी के पैर का ऑपरेशन हो रहा है और पैर में राड डाली जा रही है। क्योंकि आपके पैर में भी पहले राड डाली गई थी, एक बार आप ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे तो उस समय आप गिर गए थे, तो आपके पांव में भी राड डाली गई थी, तो उस समय जो दर्द होता है उस दर्द को भी आप महसूस कर रहे हो उसको देखकर, ये भी समानुभूति है। क्योंकि आपने काल्पनिक चित्र ही तो देखा, वो सही थोड़ी ना है, वो स्थिति वो सही नहीं है, वो तो मात्र के लिए अगर देखा जाए तो प्रकाश के कुछ बिंदुओं से मिलकर अगर देखा जाए तो वो बना हुआ है, पर आप उसको देख के स्वयं भी इस चीज को समझ पा रहे हैं, तो यही समानुभूति है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समानुभूति सिर्फ दूसरे के मन की स्थिति को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को उस स्तर को महसूस करने का नाम है जिस स्तर पर भावनाओं को मूल व्यक्ति ने अनुभव किया था। इसका चरम स्तर वहां दिखता है जहां व्यक्ति की चेतना में स्व और पर का अंतर मिटने लगता है, स्व और पर का अंतर ही मिट जाए, ठीक है। चलिए, अभी बताया था मैंने, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, स्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं समानुभूति में। इस संगठन का संबंध दूसरे के भावों तथा परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता तथा दूसरे के कार्यों में सक्रिय रुचि से है। जब आप किसी चीज को समझेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से समानुभूति जानेंगे, पहचानेंगे, तो उसके बाद में आप उसका कार्य भी कर देंगे। इस क्षमता वाले व्यक्ति में, चूंकि ये योग्यता है, क्षमता है, दूसरे के प्रति संवेगिक संकेत पाए जाते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे आगे चलकर सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, जिसको एक तरीके से ईआई बोलते हैं, ईआई इसमें पाए जाएंगे। मतलब कि जिस व्यक्ति के अंदर समानुभूति होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये सांवेगिक बुद्धि वाला आदमी है, या इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा है, तो संकेत पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे की बातों को पूर्णतः तन्मयता से सुनते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद ही वाला टॉपिक है, इसके बाद एक क्लास और आएगी और उसके बाद में फिर सांवेगिक बुद्धि। समानुभूति के विकास हेतु इन लोगों की समस्याओं से अवगत होने की स्थिति, परंपरा, विश्वास आदि को तन्मयता से सुनने एवं समझने का अवसर मिलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी गांव की ओर की संकल्पना है जिसमें जिलाधीश को, सुनिएगा, संकल्पना का मतलब एक कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? जिसमें जो जिलाधीश होंगे, जो डीएम साहब होंगे, उनको महीने में 2 रात गांव में बिताना और उनकी समस्याओं से अवगत होना शामिल है।
जब आप ऐसे प्रशासनिक पदों पर जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहां पर कुछ ऐसे काम करवाए आपसे जाएंगे जिसमें समानुभूति का आपके अंदर विकास हो और आप इन चीजों को समझ पाएं। जब आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से अपनी पॉलिसियों को वहां पर चला पाएंगे, क्योंकि वो चीज फिर आपके साथ भी होने लगी है। इसका ये महत्व है। समानुभूति का विकास। बच्चा जन्म के समय हड्डी और मांस का ढांचा होता है। उसे जिस सांचे में डाल दिया जाए बच्चा वैसा हो जाता है। इसलिए सामाजिकरण के माध्यम से धीरे धीरे समानुभूति का विकास निम्न प्रकार से होता है। जैसे पालन पोषण। बच्चों की समान बुद्धि के विकास में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माता पिता ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होते हैं। बच्चे की भावनात्मक संवेदनशीलता का विकास बहुत हद तक पालन पोषण पर निर्भर करता है। बच्चों को कहानियों के माध्यम से अभिभावक काल्पनिक चरित्र दुख दर्द को व्यक्त करते हैं, जिससे बच्चों में वांछित वंचित एवं दुखी व्यक्ति के दर्द का अनुभव होने लगता है। अब पाठशाला और महाविद्यालयों में भी होगी। पाठशाला व महाविद्यालय में ऑडियो विजुअल तकनीक तथा फिल्मों आदि के माध्यम से विभिन्न समस्या से ग्रस्त व्यक्ति समूह की स्थिति को प्रदर्शित करके छात्रों में समानुभूति का विकास किया जाता है। किसका? छात्रों में। कुछ ऐसे समूह व्यक्तियों से भी मिलवा दिया जाता है जो सामाजिक समस्या पीड़ा के भुक्तभोगी हों, ताकि आप समझ पाए कि भैया एग्जैक्ट क्या है, क्या हो रहा है इनके साथ में। मन स्थिति। जिन व्यवसायों में दूसरे की अनुभूतियों या मन स्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, यदि उन व्यवसायों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए तो स्वाभाविक रूप से समानुभूति जैसे गुणों के विकास पर बल दिया जाता है या बल दिया जाएगा। देखिए कैसे। अब थोड़ा देख लेते हैं समानुभूति और सहानुभूति। हमने दोनों के अंतर को अच्छे से देख लिया। मैंने जो आपको वहां पर समझाया है दोस्तों, उसका ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ भी नहीं है ना। ये जो अब मैं आपको बता रहा हूं ये आपको लिखना कैसे है, पर आप लिख उसको तभी पाओगे जब आप, जो मैंने अभी आपको बातें बताई पूरी 2 स्लाइडों में पूरा आपको बताया, उनको जब आप अच्छे से समझ पाओगे तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। ये आंसर नहीं है, ये तो बाद में किताब में हमको कैसे लिखना है, प्रश्न तो अलग टाइप से ही आएंगे। प्रश्न कैसे आएंगे? भैया समानुभूति सहानुभूति में मुख्यतः क्या अंतर है, समानुभूति के भावनात्मक पक्ष को बताइए या सहानुभूति के व्यवहारात्मक पक्ष को बताइए। इस तरीके के प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो वहां से तो आप पूरे कंसेप्ट को समझ गए हो। ये जो है ये तो एक किताबी भाषा है, ठीक। समानुभूति एवं सहानुभूति दोनों मनुष्य के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित हैं। देखिए, समानुभूति एवं सहानुभूति दोनों मनुष्य के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है, परंतु समानुभूति में जहां हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उसके साझेदार भी बनते हैं, जबकि सहानुभूति ऐसी भावना है जिसमें दूसरों को कठिनाई में देखकर औपचारिक रूप से अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं, सांत्वना दे देंगे, उसके लिए ढांढस बंधा देंगे। यहां उनकी कठिनाइयों को समझने और साझेदार बनने का प्रयास नहीं होता। संज्ञानात्मक पक्ष नहीं होता ना, उसमें भावनात्मक पक्ष है। देखेंगे, महसूस कर लेंगे, उनकी मदद भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, पर समझने का प्रयास नहीं होगा, उस स्थिति में रहने का प्रयास नहीं होगा जिस स्थिति में सामने वाला है। ठीक है, नहीं, इस रूप में समानुभूति सहानुभूति से आगे है। सहानुभूति जहां एक तरफा व्यवहार है, वहीं समानुभूति दूसरे की समस्या को महसूस कर उसके अनुसार किया गया व्यवहार है। आप लोग यहां पर समझिएगा, समानुभूति सहानुभूति दोनों मनुष्यों में संवेगात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष का मतलब नहीं समझे, अरे भावनात्मक पक्ष है यार, भावनात्मक पक्ष। यहां से कंफ्यूज मत होना, है ना। शुरुआत में क्योंकि जब मैंने देखा था तब मैं हो गया था, तो शायद आप हो जाएं। संवेग और भावना एक ही बात है, इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द आता है, वो है इमोशन। भावना और संवेग, तो संवेगात्मक, वो संज्ञानात्मक अलग है। संज्ञानात्मक जहां पर बात आ जाती है जानने की, वो संज्ञानात्मक है। जहां विचार विमर्श दिमाग में होगा, क्या सही क्या गलत, वो संज्ञानात्मक है। ये संवेगात्मक है, जिसको भावनात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, समानुभूति में संज्ञानात्मक तत्व होता है, लो यहां हमने बता दिया, जबकि सहानुभूति में केवल भावनात्मक तत्व मात्र होता है। किंतु आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि तीनों होते हैं, अभी बता रहा हूं। देखिए, अब देखिए, समानुभूति में मुख्यतः क्या होगा, संज्ञानात्मक, इसके बाद में भावनात्मक भी हो सकता है, करुणात्मक भी हो सकता है। लेकिन सहानुभूति में संज्ञानात्मक तो होता नहीं, भावनात्मक से ये चालू होगा, हो सकता है करुणात्मक भी हो जाए।
पर संज्ञानात्मक नहीं होता, इसको याद रखना, ठीक है। वहां भी ऐसे ही बता रहे हैं वो। क्लियर। समानुभूति में संज्ञानात्मक तत्व होता है, जबकि सहानुभूति में केवल भावनात्मक तत्व मात्र होता है। पर यदि देखा जाए तो दोनों में भावनात्मक तत्व के बाद जो करुणात्मक व्यवहार, अब आप ऐसे समझिए ना, जैसे मान लीजिए किसी सहानुभूति आपके अंदर जगी, आपने देखा भावनाएं आपके अंदर जग गई, आप भले उसकी स्थिति को नहीं पहचान पा रहे हो। कोई आपने देखा कि कोई एक कुत्ता है जो नली में गिर गया है, आपके अंदर भावनाएं जगी, पर आप तो कभी नली में गिरे नहीं हो, तो आप उसकी स्थिति को तो नहीं समझ पा रहे हो, तो समानुभूति तो नहीं आई। पर सहानुभूति आ गई, तो आपने देखा उसके लिए, आपके मन में दया आ गई, करुणा आ गई। अब देख लेने के बाद में आपने सोचा चलो यार इसको उठा के साइड में कर देते हैं, तो आगे आपके मन में, तो आपने उसको उठाकर भी साइड में कर दिया। तो सहानुभूति में 2 पक्ष आ जाते हैं और समानुभूति में 3 पक्ष आ जाते हैं। मुख्यतः जो तत्व होता है वो होता है संज्ञानात्मक का खेल, ठीक है। अब समानुभूति और दया, ये क्या है? दया में वह भावना शामिल होती है जो व्यक्ति पीड़ा में है, वह स्वयं उसका समाधान नहीं कर सकता। दया का समानुभूति और सहानुभूति से कोई विरोध नहीं होता। आमतौर पर दया में ये दोनों स्थितियां अंतर्निहित होती हैं। दया का क्या मतलब है, फिर से देखिए, दया में वह भावना शामिल होगी जो व्यक्ति पीड़ा में है, वह स्वयं उसका समाधान नहीं कर सकता। दया का समानुभूति और सहानुभूति से कोई विरोध नहीं होता। लोग समझ लेते हैं कि प्रीति ये इन्हीं से संबंधित है, पर ये अलग है, ठीक है। ये दोनों में होगा, समानुभूति में भी सहानुभूति में भी। बताया ना कि कुत्ते की, मान लो आप भी कभी नल्ले में गिरे हो, तो आपके अंदर समानुभूति भी आ सकती है, नहीं गिरे हो तो सहानुभूति आ सकती है, पर दया तो दोनों में आ जाएगी, ठीक। चलिए, क्योंकि मना स्थिति का खेल है समानुभूति में, तो मना स्थिति में कोई भी स्थिति हो सकती है, पर सहानुभूति में केवल दया और करुणा ही आती है, दुखी होता है, ठीक। चलिए अब बनाते हैं सहिष्णुता पर। ये अलग टॉपिक है पर इसमें जोड़ दिया है। क्या है सहिष्णुता? सहिष्णुता को देखा जाए दोस्तों, तो सहिष्णुता का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी दूसरे के विचारों को, उसकी भावनाओं को, किसी भी कंडीशन में अगर देखा जाए तो उसकी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको एक तरीके से मानना। एक लाइन में इसका मतलब बताऊं, उनकी मानना, उनका विरोध नहीं करना। धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, आजकल इसका जो विशेष मतलब है वो धार्मिक मान्यता से ही लिया जाता है। अभी सहिष्णुता के बाद धार्मिक सहिष्णुता आएगी। मुख्यतः ये सहिष्णुता उसी के लिए पढ़ाया जाता है, किसी की भी भावनाओं को, उसके संप्रदाय से संबंधित हो, उसके किसी भी कार्य से संबंधित हो, उन भावनाओं को स्वीकार कर लेना कि हाँ भैया इनकी ये भावना है, उसका विरोध नहीं करना ही सहिष्णुता है। इसको टॉलरेंस एक शब्द आता है, इंग्लिश में टॉलरेंस भी कहा जाता है। ये सांप्रदायिकता के खिलाफ होती है। किसके खिलाफ होती है? सांप्रदायिकता के खिलाफ। अब देखिए, समझिए, अपने से भिन्न व्यवहारों एवं मतों को भी सहन करने की योग्यता ही सहिष्णुता है। ये एक लाइन में इसकी पूरी परिभाषा है। हमारे विचार कुछ भी हो भैया, आपके भी कुछ हैं, तो आपके विचारों को भी माना जा रहा है, हम अपने को भी मान रहे हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, यही सहिष्णुता है। सहिष्णुता में सह अस्तित्व का भाव विद्यमान है। सह अस्तित्व का मतलब मैं भी हूं तो आप भी हैं। सहिष्णुता का आशय उन विचार, मतों, धर्म आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार करना है तथा उनका सम्मान करना है जो खुद के विचार, मत और धर्म से भिन्न है। ऐसा नहीं हो कि मेरा कोई विशेष धर्म है तो मैं सामने वाले का जो विशेष धर्म है उसको नीचा बता दूं कि नहीं तुम गलत हो, हम ही सही हैं। आजकल जो लड़ाई चल रही है वो किसकी चल रही है? इसी की चल रही है। आप देख लीजिए इजराइल में और हमास में लड़ाई का, हालांकि जो मुख्य कारण है वो एक अलग है, जो उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि वो जिस जगह पर है, इजराइल जिस जगह पर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। महत्वपूर्ण से मेरा मतलब है दोनों जगह, दोनों जो एक महाद्वीप है, एशिया और यूरोप, इन दोनों के बीच का वो साधन है जहां पर व्यापार होता है ना। व्यापार का आदान प्रदान मुख्यतः वहीं से होता है, सुएज नहर बगल से ही गई हुई है। लेकिन इसके अलावा लड़ने का जो इन लोगों का आधार है वो इन लोगों ने धर्म को अपना रखा है। धर्म के मामले में ये आपस में लड़े जा रहे हैं, है ना। कौन कौन लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन और इजराइल। वहीं हमास के आतंकवादी हैं जो, जिन्होंने इस तरीके का कृत्य कर दिया जिस वजह से इजराइल अब उन पे हमले किए जा रहा है। तो धर्म का तो ये रूप है, एक तरीके से देखा जाए ये धर्म का रूप ही है। धर्म की आड़ में इनका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि इजराइल वाला जो पार्ट है, इजराइल वाले पार्ट पर जिसका भी अधिकार होगा वो राजा हो जाए। बस कुल मिला के यही कहानी है ना। लेकिन धर्म की आड़ है यहां पर। इस तरीके से और भी देखे जाते हैं, उदाहरण आप कई भी ले सकते हैं। सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सहिष्णुता की अवधारणा का होना आवश्यक है, जिसमें अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उन्हें सुनने समझने की ताकत रखना और यदि उनका पक्ष तार्किक या सही हो तो उसे स्वीकार करना, यही सहिष्णुता है।
सहिष्णुता का महत्वपूर्ण आधार लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं मान्यताओं के मध्य विवाद होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इन विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान की बात लोकतंत्र करता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डिबेट होते हैं, है ना, आप किसी भी न्यूज चैनल पर देखें तो डिबेट होते रहते हैं, तो उसमें एक दूसरे की बातों का सम्मान किया जाता है, ऐसा नहीं गाली देने लगे। कभी कभार आप देखते भी हैं एक दूसरे को गाली भी देने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं, पर अपने अपने आप को ऊंचा दिखाना, पर किसी सामने वाले को नीचा ना दिखाना, ये मुख्यतः सहिष्णुता ही कहलाती है। सहिष्णुता पे काफी सारे वाद विवाद हो चुके हैं, आप डालेंगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर सामाजिक धार्मिक संदर्भ में भी विवादों एवं समस्याओं का लोकतांत्रिक ढंग से हल निकाला ना जाए तो फिर सामाजिक वैमनस्य से लिंग भेद, जाति भेद, धार्मिक कट्टरपन और सांप्रदायिकता पर प्रहार होगा। उनके लिए सहिष्णुता की भावना का होना आवश्यक है। एक सिविल सेवक में तो सहिष्णु होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके सामने तो अलग अलग जाति के, धर्म के, संप्रदाय के न जाने कितने लोग आएंगे। लोगों के साथ साथ में उसी प्रकार की समस्याएं भी आएंगी। जब समस्याएं भी दो उनके बीच की हैं, आपका सहिष्णु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सहिष्णु रहेंगे तो आप सामने वाले की बात को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सहिष्णु एक तरीके से देखा जाए तो इसके बाद जो एक सांवेगिक बुद्धि आने वाला है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हम इसको कह सकते हैं सहिष्णु, टॉलरेंस। जब सहिष्णु होंगे तो हम दूसरे को समझ भी पाएंगे, भाई उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे, उसकी अपनी विचारधारा को समझ पाएंगे, हो सकता है उसकी मदद कर पाए, हो सकता है वो भी हमारी मदद कर दे। तो इसके लिए पहले समझना जरूरी है ना, मानना भी जरूरी है। अब पहले ही विरोध कर दिया, अरे तुम छोटे हम बड़े, तो फिर वो लड़ाई हो गई आपस में। यही जो चीज होती है ये सहिष्णुता है। मुख्यतः हम धार्मिक सहिष्णुता की अब बात करने वाले हैं। देखिए, सहिष्णु का नकारात्मक अर्थ या सहिष्णुता का नकारात्मक अर्थ, इसके नकारात्मक भी होंगे, सकारात्मक भी होंगे। नकारात्मक अर्थ होता है तटस्थ रहना, असंवाद का भाव, सहन करना। यानी कि जब हम किसी को सहन करते हैं तो एक बार कहीं ना कहीं ये नकारात्मक भी तो हो जाता है कि अरे यार मैं सहन कर रहा हूं। और तटस्थ रहना, जब व्यक्ति सहिष्णु हो जाता है तो वो तटस्थ भी रहता है, क्योंकि वो उसके विचार को भी मान रहा है, इसके विचार को भी मान रहा है, अपने विचार को भी मान रहा है। तो जब सभी विचारों को वो मान ही रहा है तो फिर कोई विवाद की बात ही नहीं है। वो इसलिए विवाद की बात नहीं क्योंकि तटस्थ हो गया, न्यूट्रल हो गया, अलग हो गया वो। तो ये भी इसका एक नकारात्मक पक्ष होता है। और असंवाद का भाव भी इसमें रहेगा, क्योंकि ना हम तुम्हारी बात को मान रहे हैं ना इनकी बात को मान रहे हैं, तो हम संवाद ही नहीं करेंगे आपस में। आप अपने में खुश, हम अपने में खुश, तो असंवाद का भाव, ये नकारात्मक अर्थ है। पर इसका सकारात्मक अर्थ बहुत ज्यादा है। तो सकारात्मक क्या क्या है? भिन्न मत, जाति, भाषा, प्रांत वालों के प्रति भी उदारता की भावना, परस्पर सम्मान, संवाद और समायोजन। जब हम एक दूसरे को मानते हैं बहुत अच्छे से, चूंकि ये सहिष्णुता के जो नकारात्मक अर्थ हैं, ये सहिष्णुता को जब बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाओगे आप, इसकी चरम स्थिति पे आ जाओगे, तब ये कंडीशन होती है तटस्थ रह गए, असंवाद हो गया, सहन भी कर रहे हो। किंतु सहिष्णुता का जो सकारात्मक अर्थ है उसमें अगर देखा जाए तो भिन्न मत, जाति, भाषा, प्रांत वालों के प्रति भी उदारता आने लगेगी, है ना। उदारता का मतलब है कि जब इसका नकारात्मक अर्थ लिया, अब जब हम सकारात्मक अर्थ लेंगे तो जब उनके प्रति उदारता होगी तो आप एक दूसरे से पूछेंगे, बात करेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनके विचारों को सम्मान देंगे, हो सकता है आप लोग साथ में मिलाकर कोई बढ़िया सा काम कर लें। तो इसके सकारात्मक अर्थ हैं। लोक प्रशासन में तो इसके बहुत ही ज्यादा सकारात्मक जो है वो पक्ष निकलकर सामने आते हैं, नकारात्मक तो बहुत ही कम आते हैं। कहा जाता है कि सहिष्णु तो होना ही चाहिए। सहिष्णुता का एक प्रमुख संदर्भ धार्मिक सहिष्णुता से है। भारतीय संदर्भ में जहां अनेक धर्म का अस्तित्व है, वहीं इसकी अनिवार्यता भी आवश्यक है। इसके माध्यम से धार्मिक रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता एवं वैमनस्य भाव का निदान किया जा सकता है। भारत में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने सारे धर्म हैं कि सब अपने अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं। जाकर देखिए, किसी भी सोशल साइट पर देख लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ ही बताने में लगा है। अब वो क्यों है श्रेष्ठ, इसका वो खुद भी मतलब नहीं जानते, लेकिन बस वो मैं श्रेष्ठ हूं, या मेरी जाति या मेरा धर्म ये श्रेष्ठ है, सभी अपने अपने आप को बता रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो अपने आप को बताने का मतलब यही होता है कि भैया दूसरा वाला तो कमजोर है, और यहीं से फिर वैमनस्यता आती है, सांप्रदायिकता आती है। किसी धर्म विशेष के अनुयायियों के द्वारा अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति रूढ़िवादिता है, जबकि दूसरे धर्म को मानने वालों के प्रति विरोध एवं वैमनस्य का भाव सांप्रदायिकता है। ठीक है, तो रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता को तो अपन जानते ही हैं। धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श यह है कि अपने धर्म की मान्यताओं एवं सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भी दूसरे धर्म के प्रति मनुष्य विरोध एवं असमानता का भाव न अपनाया जाए, बल्कि उनके जीवन, मान्यता एवं स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। यही होता है एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता।
विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करना ही धार्मिक सहिष्णुता है। कोई अपने विचारों, मान्यताओं, मतों को दूसरे के ऊपर बलपूर्वक थोपने का प्रयास ना करे। इसलिए भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था? ये आता है प्रश्न आप लोगों के प्री के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है 42वें संविधान संशोधन में और क्या क्या जोड़ा गया था। ठीक है, ये कमेंट में, ये आज आपके लिए प्रश्न है कि क्या क्या जोड़ा गया था। आप बताएं कि आपकी जो पॉलिटी है वो बढ़िया चल रही है या नहीं चल रही है। तो 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को प्रसारित किया, जिसमें विभिन्न धर्म की स्थिति के साथ साथ सहभागिता का भी भाव विद्यमान है। सहिष्णुता के थोड़े लाभ देख लिए जाएं। इन पर प्रश्न आ जाता है, सहिष्णुता के क्या लाभ हैं। विरोधी विचार को सुनने की ताकत हो तो समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनते हैं। विरोधियों की जो विचार है, उनकी भाषाओं को, उनकी जो बात है, उनकी बातों को सुनो। सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुनने से बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती हैं। सुनने की यदि आदमी के पास में कला हो जाती है तो बहुत सारी चीजों को वो सीख सकता है। यदि उसके पास में सिर्फ बोलने की ही कला हो, वो सिर्फ बोलता ही है, तो वो ज्यादा चीजों को नहीं समझ पाता, ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो क्या कर रहा है? अपने ज्ञान की सिर्फ बातें बता रहा है, जो उसको आता है वो उसने बोल दिया। पर ऐसा तो है नहीं कि सबको सब कुछ आता है, पर उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको सब कुछ आता हो। पर यदि वो शांत रहकर सिर्फ सुनेगा तो उसको जरूर बहुत कुछ आने लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जो चर्चा हो रही है वो है विरोधी विचार। शब्द लग गया है विरोधी। उन विचारों को सुनने की ताकत हो तो समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को सुनने के धैर्य की बजाय नए तथा मौलिक विचार प्राप्त होते हैं, जो व्यक्ति और समाज की दिशा को बदल सकते हैं। बिल्कुल, दो धर्मों के, दो संप्रदाय के, दो विभिन्न विचारों वाले, या दो अलग अलग, चाहे आदमी हो या औरत हो, दो अलग अलग लिंग वाले भी अगर मिल जाते हैं आपस में, अगर देखा जाए तो इन लोगों के विचार जब आपस में मिलेंगे तो हो सकता है कोई एक नवीन विचार उत्पन्न हो जाए, है ना? क्योंकि दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, कोई तीसरा एक अलग रास्ता निकल आए। ये सहिष्णुता के लाभ हैं। 20वीं शताब्दी में आतंकवादी नरसंहार की जितनी घटनाएं घटी हैं, उतनी इससे पहले कभी नहीं घटी। ऐसे में सहिष्णुता के अलावा कोई विकल्प नहीं। सहिष्णुता से नैतिक प्रगति होती है। बुद्ध ने एक बात कही थी जिसको हम करुणा भी कहते हैं, हालांकि उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, करुणा भी इसी में आ जाएगा, है ना? पर सहिष्णुता बहुत ज्यादा जरूरी है। करुणा की अपन चर्चा करेंगे, करुणा और दया, दया के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा देखा था। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करें। चिंतन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसको बढ़ावा मिलता है। विश्व में शांतिपूर्ण सह स्थिति के लिए सहिष्णु होना जरूरी है, सहिष्णुता जरूरी है। सोच लीजिए आप, एक कंडीशन में आपके सामने बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये जो विवाद चल रहा है इजराइल का फिलिस्तीन का, है ना? तो मान लीजिए ये जो फिलिस्तीन है, इसमें हमास के आतंकवादी हैं, शुरुआत में ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि इनके ऊपर इतना ज्यादा हमला होता इजराइल के द्वारा। ये शुरुआत में ऐसा करते ही नहीं। दोनों यदि सहिष्णु हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, यानी ये भी उसके धर्म को मान ले, ये भी उनके धर्म को मान ले। दोनों एक दूसरे के जो धर्म है उनको मान ले कि भैया ठीक है, आपका धर्म बड़ा है, हमारा भी बड़ा है, हमें कोई समस्या नहीं है, आपका भी बड़ा है। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं। धर्म की किस बात की लड़ाई होती है यार? बस इसी बात की तो लड़ाई है कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, यही तो लड़ाई है। मान लीजिए हमारी उपासना पद्धति अलग है, आपकी उपासना पद्धति अलग है, आप ईश्वर को अलग तरीके से मानते हो, हम अलग तरीके से मानते हैं, तो मानो ना, आप अपने वाले को मानो, हम अपने वाले को मान रहे। यही तो सहिष्णुता है। एक दूसरे का विरोध मत करो, वो जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। पर चूंकि एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और कुछ ही किसी धर्म में तो बहुत अलग अलग तरीके की जो मान्यताएं हैं वो बन गई हैं, जिनको वो लोग सही मान लेते हैं, जबकि मूल रूप से जितने भी धर्म है वो सभी मानवता को सिखाते हैं। कोई सा धर्म ऐसा नहीं है जो मानवता के खिलाफ जाए, सभी मानवता को सिखाते हैं। पर हम मूल जो धर्म है मानवता, उसको तो भूल जाते हैं। उसके बाद में जो उसकी जो अलग अलग नियम कायदे कानून बन गए हैं उन पर चलने लगते हैं। बहुत सारे नियम कायदे कानून मानव जाति के लिए इतने हानिकारक हैं कि जिसका उदाहरण आप अभी देख रहे हो इजराइल में, ये मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अब विश्व में इतने ज्यादा हथियार बन चुके हैं, अब विश्व में हर जगह पर देखा जाए तो इतने ज्यादा विस्फोटक पदार्थ हैं, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले इतने ज्यादा शस्त्र और अस्त्र हैं। यदि ढंग से तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा विश्व समाप्त ही हो जाएगा। इतने खतरनाक हथियार हैं।
ऐसा जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग अपने रिसर्च में बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, परिस्थितियां इस तरीके की बन रही हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं सहिष्णुता को लेकर। पर सहिष्णुता को अपने जीवन से समाप्त नहीं करना है, इसको आज से ही आप लोग अपना लें। साथ साथ में जब आप प्रशासन में जाएं तब तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ने ही वाली है, और इसके लाभ बहुत ज्यादा होते हैं। आप उस व्यक्ति से वो काम भी करवा लेते हैं जिस काम को वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता था। लेकिन यदि आप सहिष्णु हैं, सम्मान करते हैं सामने वाले का, उसके विचारों का, तो निश्चित तौर पर वो आपका साथ देगा और आप उससे वो काम करवा लेंगे जिस काम को वो कभी नहीं चाहता था करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहां समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास क्या होगी, जो कि मैं हर बार बताता हूं, अगली जो क्लास होगी वो तटस्थता पर होगी। यानी तटस्थता हो गया और अनामिकता हो गया, साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे मूल्य होंगे जो छोटे छोटे से हैं, उन पर होगी। ठीक है, कौन से मूल्य? जो लोक सेवकों के लिए जरूरी है। नमस्कार।